वो भी काम आएगी, पर थोड़ा सपोर्ट तो खुद को भी करना पड़ेगा ना, रिवाइज करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आदत बन जाए उतनी अच्छी। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं हम। सीएमए इंटर कंपनी लॉ के पेपर में फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन। सेकंड वन हमने टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट किया। टाइप्स ऑफ कंपनी में कल की क्लास में हमने होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में बात की, ठीक, और एसोसिएट कंपनी के बारे में बात की। आज ये टॉपिक हम ओवर कर देंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी। और टाइप्स ऑफ कंपनी में जो अगली कंपनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। आपके नोट्स में पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया। 2 सबसेक्शन 42, ये 379 एक सेक्शन लिखा हुआ है, उसको मैंने काट दिया है क्योंकि वो सेक्शन नहीं पढ़ना है। दिखाती हूँ, ये वाला, ये नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 42 में दी हुई है, पर ये डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी नाम से ही लगता है विदेशी कंपनी, ठीक है। अब अगर कंपनी ही विदेशी है तो हम यहाँ पे क्यों पढ़े इसे, विदेश वाले लोग पढ़े, हमें क्या जरूरत है के बारे में पढ़ने की। तो फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन बोले तो रजिस्ट्रेशन है ना, जिसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ हो, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन लॉ में। बट ये कंपनी का एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, है ना। कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, कैसा भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो, लेकिन वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। एंड उस प्लेस ऑफ बिजनेस से कुछ बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। एनी बिजनेस एक्टिविटी मीन्स इट मे बी माल बेचना, इट मे बी माल खरीदना, रेंडरिंग दी सर्विसेज, रिसीविंग दी सर्विसेज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी फॉरेन कंपनी होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो, आउटसाइड इंडिया, अंडर एनी फॉरेन लॉ, किसी फॉरेन लॉ में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। प्लस दूसरी कंडीशन, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होना चाहिए, इन इंडिया। और तीसरी कंडीशन, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या हो, बिजनेस एक्टिविटी होनी ही चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन कोई कंपनी पूरा कर दे तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी। देखिए, जब हम डेफिनेशन नोट्स में पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has place of business in India, whether by itself, through agent, physically, electronic mode, physical, virtual, कैसा भी ऑफिस चलेगा, एंड उसमें से कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम बात, क्या वर्चुअल ऑफिस इंडिया में कैसे हो सकता है। जैसे आप देखिए Amazon.in काम करती है ना, इंडिया में वर्चुअली तो काम करती है। प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक। अगली टाइप ऑफ कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी की खास बात ये अभी भी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं एप्लीकेबल होता प्रोड्यूसर कंपनी पे, आज भी कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है। और प्रोड्यूसर कंपनी की खास बात ये कि जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े खास होते हैं। ऑब्जेक्ट्स खास होते हैं मतलब एक प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि
प्राइमरी प्रोड्यूस में डील करती है। प्राइमरी प्रोड्यूस में डील करना मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिसीकल्चर हो गया। पिसीकल्चर समझते हैं? हाँ, फिशरीज, जैसे जो फिशेस, मछलियां पालना, पिसीकल्चर हो गया। सीरीकल्चर हो गया। सीरीकल्चर नहीं, वो हॉर्टिकल्चर होता है। रेशम के कीड़े पालना, सुना है? रेशम के कीड़े, कोकून, दैट इज सीरीकल्चर। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो कंपनी करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर कंपनी। मतलब प्रोड्यूसर कंपनी इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी होनी चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 581B में लिखे हुए हैं। मतलब कोई भी कंपनी जिसके ऑब्जेक्ट सेक्शन 581B के ऑब्जेक्ट हो और जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई हो, वो क्या कहलाती है? प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। प्रोड्यूसर कंपनी की खास बात यह है कि प्रोड्यूसर कंपनी में मेंबरशिप भी कौन ले सकता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मतलब जो खुद लोग ऐसा काम करते हैं वही प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होनी। सीएमए इंटर लेवल पे आपके यहां पर केवल डेफिनेशन है ये। जब आप फाइनल में जाएंगे तो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में लंबा चौड़ा चैप्टर है, वहां पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर केवल प्रोड्यूसर कंपनी। और प्रोड्यूसर कंपनी की एक खास बात कि यहां इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुआ करती थी जो ये सब काम करती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इंडिया में कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड लॉ नहीं है। तो जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे उनको लीगल फ्रंट पे दिक्कतें आती थी। तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपग्रेडेड वर्जन है प्रोड्यूसर कंपनी। यानी अगर वही काम आप कंपनीज एक्ट में करना चाहते हो तो फिर आप किस फॉर्म में कर सकते हो? प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए प्रोड्यूसर कंपनी को। यस यश, बिल्कुल फर्टिलाइजर हो सकता है, राइट। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। बढ़े आगे। स्मॉल कंपनी, पेज नंबर 11 नोट्स पे, स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। इससे पहले स्मॉल कंपनी जैसा कुछ भी कंपनीज एक्ट में नहीं होता था। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी का प्रकार है। इट्स अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक, और ये ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक है। यानी अगर मैं बात करूं तो एक प्राइवेट कंपनी दो फॉर्म में हो सकती, स्मॉल कंपनी और अदर देन स्मॉल कंपनी। है प्राइवेट कंपनी, वही 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस को कंप्लाई करेगी। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो चाहे वो स्मॉल कंपनी टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी हो या अदर देन स्मॉल कंपनी हो, 2 सबसेक्शन 68 की सारी कंडीशंस को कंप्लाई करेगी। बस फर्क क्या होगा, एक स्मॉल कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 करोड़, अप टू 2 करोड़। और अगर रूल प्रिस्क्राइब करें तो बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एट प्रेजेंट अगर कोई स्मॉल कंपनी बनेगी तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 2 करोड़। एंड मैक्सिमम 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए
एंड टर्नओवर, ठीक है, कब का? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। कितना हो मैक्सिमम? 20 करोड़। इससे हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब लॉ में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना? 100 करोड़ हो सकता है अगर रूल चाहे तो। लेकिन एट प्रेजेंट, आज की डेट में अगर कोई स्मॉल कंपनी होगी तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ एंड मैक्सिमम टर्नओवर 20 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इन दोनों कंडीशन को कंप्लाई किया तभी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। एक भी गड़बड़ हुआ, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल तो 2 करोड़ है लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है 22 करोड़ हो गया तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, स्मॉल कंपनी का स्टेटस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टर्नओवर, हाँ नहीं बढ़ सकती है, जो इससे रिलेटेड रूल्स बने हुए हैं वहां पे चेंज होगा। आज की डेट में रूल्स देखिए क्या होता है, एक्ट एंड रूल्स। रूल्स ना एक्ट के छोटी बहन के जैसे होते हैं, मतलब रूल्स एक्ट को सुपरसीड नहीं करेंगे। कोई भी बात जो रूल में लिखी हुई है या तो वो एक्ट के नीचे होनी चाहिए या अप टू दी एक्ट। तो एक्ट में देखो क्या लिमिट बोला कि टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा कितना प्रिस्क्राइब हो सकता है? 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। बट एट प्रेजेंट रूल में कितना लिखा है? अगर रूल्स चाहे तो 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक हो। ठीक है, कोई डाउट? ये तीनों पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट 3 पॉइंट्स। स्मॉल कंपनी होने का फायदा क्या है? जब भी अगर स्मॉल कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना तो उसके एमओए एओए रजिस्टर करने पे स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, ठीक है, और कंप्लायंसेस भी कम होती है। मतलब प्राइवेट कंपनी को कंप्लायंसेस कम करनी होती है और स्मॉल कंपनी को उससे भी कम करनी होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए या तो बंदा 1% कंपनी बनाए, पर 1% कंपनी तो मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर एक ही हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन स्मॉल कंपनी, पर है प्राइवेट कंपनी। पढ़िए फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। होल्डिंग मतलब देखिए होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है इन सेंस कि होल्डिंग कंपनी भी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर तो उतना मेंटेन कर सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप मेंटेन कर ले, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप मेंटेन करना मतलब एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी है, ठीक है, तो वो उसको स्मॉल कंपनी के फायदे नहीं मिलेंगे, मतलब उसको स्मॉल कंपनी की तरह कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। बाकी ये कंडीशन पूरी करेगी लेकिन स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, मतलब ये जो स्मॉल कंपनी वाले प्रोविजंस हैं, स्मॉल कंपनी का जो कैटेगराइजेशन है, इसको नहीं मिलेगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी मतलब जिस कंपनी पे होल्डिंग या सब्सिडरी का टैग लग गया, सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से रेगुलेट है। स्पेशल एक्ट मतलब अदर देन कंपनीज, जैसे LIC, हाँ इनको स्टैट्यूटरी। तो 285 के एक्सेप्शन होल्डिंग सब्सिडरी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और वो कंपनीज जो स्पेशल एक्ट से रेगुलेट, ठीक है। ठीक, ओके।
इसके बाद इसके जस्ट अप में है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का दूसरा नाम है, अच्छा स्मॉल कंपनी में किसी को डाउट है तो बोलिए। किसके, कहां दे रखे? यही है, मतलब आपके स्टडी मटेरियल में भी इतना ही कंटेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी। देखिए आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग कंपनी बना देते हैं, ठीक है, कंपनी बना दी, पब्लिक से पैसा सोर्स कर लिया, शेयर्स इशू कर दिए, पब्लिक से पैसा सोर्स कर लिया, लेकिन उस कंपनी में कोई काम नहीं होता, वो इनएक्टिव कंपनी। अब वो इनएक्टिव कंपनी अगर किसी से लोन लेने जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसको लोन दे दे, उसका पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूबेगा, क्योंकि कंपनी तो इनएक्टिव कंपनी है। लेकिन कंपनी का तो हमारे आपसे के जैसा कोई फिजिकल शेप नहीं होता ना, कंपनी बोल के तो नहीं बता सकती कि मैं तो इनएक्टिव कंपनी हूं भाई, मेरे को लोन मत देना, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ऐसा बहुत होता था, और इससे क्या होता था, हमारे आपकी जैसी भोली भाली जनता की खून पसीने मेहनत की गाड़ी कमाई डूब जाती थी, क्योंकि लोग इनएक्टिव कंपनी में पैसा लगा देते थे। तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट आया, एंड मींस इनएक्टिव है कंपनी। कंपनीज एक्ट में फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है ना। नहीं, क्यों बनाए, देखिए ऐसा नहीं होता, डोरमेंट कंपनी बनी है ना, मतलब एक कंपनी बनी, कंपनीज एक्ट में बनी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या था? किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मतलब कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, या केवल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने कंपनी बना ली, कुछ काम धाम नहीं करना है, बस कंपनी के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीद ली। आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, कहीं डाइवर्ट करना था, आपने कंपनी बनाई और कंपनी के नाम से असेट्स खरीद ली, ठीक है। लेकिन उस कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ना कुछ खरीदती है, ना बेचती है, ना कमाती है, ना खर्चे करती है, कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन दे सकती है। नॉर्मल कंपनी थी, वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन देगी कि आप हमको एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी? दो ऑप्शन है, स्यूमोटो बाय आरओसी। स्यूमोटो का मतलब कंपनी खुद आरओसी के पास जाके बोले कि आप मुझको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं करती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है, इट हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कोई काम धाम ये कंपनी नहीं करती है, और इसने पिछले 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल, महत्वपूर्ण, कुछ बेचो, कुछ खरीदो, कुछ कमाओ, कुछ तो करो। 2 साल से कुछ नहीं किया, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स भी फाइल। तो आरओसी को लगा कि ये कंपनी पिछले 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती, ना तो इसने अपने एनुअल स्टेटमेंट आरओसी को दिए, ना एनुअल रिटर्न दिए। तो आरओसी भी ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। इस तरीके से डोरमेंट कंपनी बनती। इनकॉर्पोरेशन के समय पे ही कोई कंपनी डोरमेंट नहीं होती है, बाद में या तो खुद से ले लेगी या आरओसी स्टेटस दे देगा, ठीक है। पढ़िए एक बार ये डोरमेंट कंपनी, रीड करिए। इसीलिए ऐसा होता है कि 2 साल का एक लेजिटिमेट टाइम पीरियड डिसाइड किया कि 2 साल में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे। बट हाँ, नहीं, ऐसे कंपनी बंद नहीं हो सकती ना। आप सोच के देखिए कि जिस समय कंपनी बनी थी,
एक नॉर्मल कंपनी थी, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी थी, कुछ असेट होल्ड करने के लिए बनी थी। हमारे और आपको बताया गया कि ये कंपनी ये काम करने वाली है और हम अपनी इच्छा से उसमें हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया, हम शेयर होल्डर बने, हमें किसी ने डराया धमकाया नहीं था। तो कंपनी एंड पे गलत थोड़ी है कुछ। बताएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे नहीं ना। या मान लीजिए जैसे बहुत सारी कंपनीज बनी होंगी, कोविड आ गए, कितने सारे प्रोजेक्ट्स बीच में रुक गए होंगे, है ना। तो अब ये कंपनी को आरओसी क्या करेगा, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। लेकिन उसके पहले भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है कि आप बताओ आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। स्टिल यू वांट टू वर्क और यू वांट कि आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया जाए। फिर क्या होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जब आप देखेंगे तो कंपनी के नाम के आगे लिखा होगा डोरमेंट। क्यों? क्योंकि लॉ ये मानता है कि अगर आप किसी कंपनी से डील करना चाहते हैं तो आप कंपनी के बारे में देखें, जांचें, परखें, फिर कंपनी में पैसा। हाँ, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो, एनुअल रिटर्न फाइल करो, वो जो पेनल्टी वनल्टी बनती है वो सब नॉन फाइलिंग की वो पे ऑफ करो। नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाँ, लेकिन लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप आप 1 रुपया कमाओ तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं या 10 रुपए कमाओ तो नहीं, वॉट एवर इट इज, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और ड्यूली आरओसी के पास फाइल करो। नील फाइल करो ना, कुछ भी मत दिखाओ। आपने जब कंपनी बनाई थी तो कुछ पेड अप शेयर कैपिटल होगी या नहीं होगी, कुछ असेट्स होगी या नहीं होगी, बैलेंस शीट तो होगी, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स देते होंगे, मिनिमम इनकम टैक्स देते होंगे, तो पीएनएल तो होगा ही होगा, बैलेंस शीट तो होगी ही होगी। हम नहीं, देखिए डोरमेंट तो बाद में होगी जब पहले 2 साल तक आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए तब। तो हम क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब मटेरियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ तो हो ही रहा होगा। आप एक फैक्ट्री आपने खोल के रख दी, एक गार्ड को 2000 रुपए सैलरी तो देते होंगे, बट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। तो जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको आरओसी को देना है, और नॉन कंप्लायंस होने पे आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। अब वो जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा डूबेगा कि शेयर बढ़ेंगे, वो सब तो बात की बात है, बट लॉ का इंटेंशन ये कि बाकी के फर्दर लोग ऐसी कंपनी में अब पैसा ना लगाएं, उनका पैसा तो नहीं डूबे कम से कम, ठीक। और स्टैट्यूटरी कंपनी, लास्ट टाइप ऑफ कंपनी, आखिरी पेज पे, स्टैट्यूटरी कंपनी, पेज नंबर 15 पे। स्टैट्यूटरी कंपनी, कंपनी सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर, मतलब वो कंपनीज जो पार्लियामेंट के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती हैं, बॉडी कॉर्प, आप शॉर्ट में इनको क्या कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट, लाइक एलआईसी, लाइक आरबीआई, यूटीआई, जिनके लिए सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, दे आर स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। देवशी आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, आप लोग ना, मैं हमेशा बोलती हूँ डाउट बोल के पूछा करो। देवशी पूछो, क्या पूछ रहे हो आप बेटा? मैम मैं ऐसा पूछ रही थी कि है ना, ऐसा हो कि वो टर्नओवर है ना यूजुअली 10 करोड़ के अंदर रहता है, पर 1-2 साल ऐसा निकले कि वो 10 करोड़ से एक्सीड हो जाता है और वापस उसी कंस्टेंट लिमिट में आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा स्मॉल तो कंपनी के? इमीडिएटली जब आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ ना, 10 करोड़ की तो लिमिट ही नहीं है ना, 10 करोड़ की कहां लिमिट है स्मॉल कंपनी के लिए, 20 करोड़ है, हाँ 20 करोड़ है ना, 20 करोड़। तो जैसे ही आपका टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड करेगा, इमीडिएटली आप स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर हो जाओगे, ठीक है। यानी उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप आरओसी को सबमिट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि यू आर अदर देन स्मॉल कंपनी, और वापस आपका टर्नओवर अगर लिमिट के अंदर आ जाता है तो फिर आप स्मॉल कंपनी के दायरे में दोबारा आ जाओगे। देवशी और कोई डाउट? नो मैम।
ठीक, तो ये देखिए हमारा ये टाइप्स ऑफ, हमारा सेकंड टॉपिक, मतलब हमने 16 चैप्टर्स में अपने सिलेबस को डिवाइड किया। पार्ट ए का हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके। पार्ट ए के सेकंड चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात की। प्राइवेट पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा, हमने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात की। सेक्शन 8 कंपनी में मैंने कुछ टॉपिक आपको छुड़वाया क्योंकि हम वो थर्ड चैप्टर इनकॉर्पोरेशन के साथ बात करेंगे। डोरमेंट कंपनी हमने पढ़ा, स्मॉल कंपनी हमने पढ़ा, ओपीसी हमने कवर किया। ओपीसी के साथ गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर, स्टैट्यूटरी कंपनी, इतनी तरीके की कंपनीज आपके मॉड्यूल में, आपके सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ कंपनी करके चैप्टर है, वहां पे दी हुई है। और जब आप अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे ICMAI का, तो वहां पर ऐसे अलग अलग चैप्टर नहीं है। वहां पे क्या करके रखा है, लाइक ऐसे, हाँ सब मिक्स है, एक सारा बहुत सारा सागर जैसा दे दिया है, बोला जस्ट हाँ डाइव इन, अंदर जाओ बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर आओ, एंड तो हाँ हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा कि आप अपने CMA इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट यू आर कमिटेड टू डू, एक ऐसी चीज जो आप तैयार हैं कमिट करने के लिए। ठीक है, हाँ मतलब जैसे नैनिका ने बोला कोचिंग आने के लिए, उवेश ने बोला कि मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, नहीं वो तो हमेशा साथ है ना, वो ब्लेसिंग्स तो हमेशा, मतलब देखिए आपका रिजल्ट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है उतना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, उतना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, ये ब्रेड एंड बटर है हमारी। तो आप सोच के देखिए, तो जितना आप चाहते हैं आप पास हो जाएं, उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि अटेम्प्ट तो प्लक होना ही नहीं चाहिए। बट कमिटमेंट मैं जब ये कहती हूँ कि व्हाट अ सिंगल थिंग यू वांट टू कमिट, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई तो करनी है ना, लेकिन आप अपने लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट से कैसे ऊपर आते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया कि DT के 2 चैप्टर्स का टेस्ट है, कल सुबह टेस्ट है, अभी तक एक भी चैप्टर नहीं उठाया है। पिछली बार कभी उठाया था 1-1.5 महीने पहले। पढ़ना चाहते हैं, दिल जोर जोर से बोल रहा है कि पढ़ ले, कल टेस्ट है। और पुनीत सर ने 1000 रुपए का इनाम भी रखा है हाईएस्ट स्कोरर के लिए। लेकिन एक जो बहुत दिन से 90% डिस्काउंट पे चीज खरीदना चाहता था, वो मंत्रा पे ऑफर आ गया, अभी नोटिफिकेशन आया है, लास्ट 1 आवर लेफ्ट, 90% डिस्काउंट। ठीक है, इंस्टा पे रील चल गई, हाँ तो ठीक है, ही इज गुड, बोले कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे, छोड़ो अगली बार शॉपिंग कर लेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग बड़े इंपल्सिव होते हैं शॉपिंग के लिए भी, फटाफट वो मंत्रा तो ऊपर नीचे, हाँ मंत्रा तो ऊपर नीचे होना ही चाहिए, होता है, इंस्टा रील चल जाती है, व्हाट्सएप खुल जाता है, सच में ऐसा होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे नैनिका के लिए इंस्टा डिस्ट्रैक्शन है, उवेश के लिए व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब पता नहीं दुनिया जहान में XYZ कौन व्यक्ति होता है, लेकिन उसका स्टेटस हमें देखना होता है, कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेटस देखना एंड साइमल्टेनियसली उसे इंटरप्रेट भी करना कि इसने कल ये वाली फोटो लगाई थी, ये वाला इमोजी लगाया था, पक्का इसका ब्रेकअप हो गया होगा, या इसका तो कोई झगड़ा चल रहा है ना, होता है क्या डीपी, हाँ ऐसा होता है, डीपी चेंज कर लिया, ठीक है, उसका किसी का डीपी देखने उसको कोई एक लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा चलिए ये आपके डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, यश कहते हैं सबसे पहले टेंशन को खत्म करना चाहिए। ओके, और क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, और क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं पूछते हैं। अच्छा ऋषिता, पढ़ने बैठते हैं तो व्हाट इज योर डिस्ट्रैक्शन? कोई
और शेयर करेगा, डिस्ट्रैक्शन, इट इज यूजुअल प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन, ये हम सब की है ना। हाँ ठीक है कि वो एक कॉल ही कर लेती हूँ, एक मैसेज करके छोड़ देती हूँ है ना, ये थोड़ी देर छत पे ही जा जाता हूँ, फिर पढ़ने आराम से सुकून से बैठूंगा, एक बार छत पे घूम के आ जाता हूँ, खिड़की से बाहर देख लेता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में, हाउ यू हैंडल, कैसे, पता है ना टेस्ट है, 1000 रुपीज का इनाम है, क्या है, अच्छा सा पढ़ना है क्या, अच्छा टेस्ट अगली बार देखेंगे, ऐसा हो जाता है, हाँ प्राइज वाला अगली बार देखेंगे। ठीक है, और देवेंद्र क्या करते हो, ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है, हाउ यू हैंडल, क्या करते हो फिर आप, सो जाते हो, फिर कैसे पढ़ेंगे, पता लगा नींद अगले दिन सुबह ही खुली, फिर कैसे पढ़ेंगे, ये आपके राजदार हैं, इनको सब पता है। अच्छा आप बीती है ये तो कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए। कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं हेमंत, फोन पापा को दे देता हूं और बोलता हूं 3 घंटे से पहले मत देना। भावना कहती है ओवर थिंकिंग हो जाती है ओवर थिंकिंग हो जाती है। राघव कहते हैं खुद का देश, मम्मी को 5 मिनट बिठा लो। अच्छा मतलब एक हैव यू ट्राइड दिस कि जब आप पढ़ने बैठे उसके पहले फोन दूसरे कमरे में रख दे, हैव यू ट्राइड इट, नहीं नहीं कैसे सुनता है दूसरे कमरे से एक कमरे में, साइलेंट मोड होता है या नहीं होता है फोन में, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, है ना। हाँ सो आई वुड अप्रिशिएट यू, दिस इज अ ऑनेस्ट थिंग कि अंदर से एंजाइटी आती है, ठीक है, कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा एक बार तो आया होगा, एक बार तो जाके एक बार तो चेकआउट कर ही लेता हूँ, फिर बैठ जाऊंगा शांति से, 2 घंटा हो जाता। अच्छा हाँ देखिए बिल्कुल है ना, तो गिरधर पूरा नेट गिरधर कहते हैं मैं पूरा नेट यूज कर लेता हूं, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है बिल्कुल, जैसे हाँ दिस इज ऑनेस्ट थिंग, उवेश ने कहा एंजाइटी हो जाती है, देवेंद्र ने कहा पहले मैं टारगेट लेता हूँ फोन 5 मिनट देखने का, फिर 10 मिनट बढ़ा देता हूँ, फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट, ठीक है। बट डोंट यू थिंक दिस गोइंग टू बी अ रियली सीरियस प्रॉब्लम विद यू, इंटर में ये बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा, और अगर 8 सब्जेक्ट के लिए 5, भाई अभी तो आप थोड़ा थोड़ा कोचिंग आ रहे हो, फिर उसके बाद जब 6, 6.5, 7 घंटे आपकी क्लासेस चलेगी, उसके बाद क्लासेस में इतना सारा पढ़ा देंगे, फिर उसको रिवाइज करना, और जो पिछला छूट गया उसे भी पढ़ना, फिर टेस्ट देना, फिर पड़ोसी आके सुबह डराएगा मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया ठीक सो अच्छा ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताइए कि लाइफ में हमारी समस्या का समाधान किसके पास होता है, खुद के पास होता है। क्या उवेश की फोन उस समय की कोई एंजाइटी को सॉर्ट आउट कर सकता है क्या इनके अलावा,
क्या देवेंद्र के इस माइंडसेट को कि ये 7 मिनट, अब 9 मिनट, अब 10 मिनट, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? सेल्फ कंट्रोल। तो ठीक है, अपन एक एक्सरसाइज करते हैं। कल आप लोग क्या करेंगे, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, व्हाट यू विल डू, आप अपने एंड पे, ठीक है ना, इट वुड बी एक्टिविटी, आप इसे गेम समझ लीजिए या कुछ। डेफिनेटली अगर किसी के पास बहुत, भाई मैं तो आपको डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन देने ही वाली हूं, बट जैसे जैसे मेरे ठीक है, तो जैसे जैसे मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मुझे फोन दूर रख के कोई ऐसा एंजाइटी जैसा सिस्टम मेरे साथ नहीं। अगर फोन दूर रख दूंगी, मुझे कभी ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और मैंने वो बहुत देर से नोटिफिकेशन चेक नहीं किया या फेसबुक नहीं देखा या जैसे मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ, बट हाँ कि मेरी शादी हो गई इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको कैसे पता? ये अनुभव तो केवल मेरे पास है कि पहले होता है बाद में नहीं होता है। नहीं नहीं, ठीक है, तो नहीं, पर ऐसा जैसे आपको ऐसा लगता है, बट मेरे एज ग्रुप के या मेरे सेम फेज के बहुत सारे लोग हैं जो बिना इंस्टा के नहीं रह पाते। उनको पूरे दिन व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा रील, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या देखना। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो अभी कल क्या करेंगे, हर, है ना, सीरियसली, इफ यू वांट टू, अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको लगता है एक बेटर सॉल्यूशन के साथ हम आए, तो अपने आप से आप 3 सॉल्यूशन अपने लिए लिख के लेके आइए। 3 सॉल्यूशन कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, सेम सिचुएशन, कल डीटी का टेस्ट है, फोन सामने पड़ा हुआ है, पढ़ाई अभी तक नहीं की है और बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे सिचुएशन को मैनेज करेंगे? और ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, ऐसा कुछ होने वाला है, होगा ही होगा, अगले महीने भर के अंदर होता आया है और आगे होगा भी। तो जस्ट कम आउट विथ 3 सॉल्यूशन, और आप देखिए हर व्यक्ति का सॉल्यूशन अलग होगा। जैसे नैनिका ने बोला मम्मी को पास में बिठा लो, पढ़ाई हो जाएगी। एक ने बोला फोन को दूसरे कमरे में रख दो। एक व्यक्ति का काम फोन को दूसरे कमरे में से रखने से होता है, लेकिन किसी का नहीं होता। बोले वो नोटिफिकेशन मुझे साइलेंट मोड पे भी सुनाई देते हैं कान में की। हाँ, बटन वाला फोन यूज करो। एंड या दिस सॉल्यूशन हैज बीन ऑप्टेड वन ऑफ द रैंक होल्डर, कि वो जो स्मार्ट स्क्रीन वाला फोन है एंड्रॉइड, वो बंद कर दिया और वो बटन वाला फोन ले लिया। ठीक, सो है ना, आपके लिए क्या एक्टिविटी, अपने महत्वपूर्ण कीमती समय में से ये निकाल के लेके आइएगा। 3 things you can do for avoiding your distractions. तीन चीजें जो आप करना चाहेंगे अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। सबके लिए डिस्ट्रैक्शन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता है भाई, किसी के लिए क्रश हो सकता है, किसी के लिए फोन हो सकता है, आपके लिए क्या है? जैसे डिस्ट्रैक्शन, हाँ डिस्ट्रैक्शन, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, दोस्त, आपके पड़ोसी। हाँ, सॉल्यूशन होता है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बट डेफिनेटली ये मान के चलिए सॉल्यूशन आसान नहीं होगा,
क्योंकि जिस चीज के साथ हम रोज उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, तो वो सॉल्यूशन इजी तो नहीं होने वाला है, लेकिन होगा। और उस सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को खुद को चैलेंज भी करना पड़ेगा। अगर आप इन किताबों की शक्लें अटेम्प्ट देने के बाद दोबारा नहीं देखना, ऐसा ना एक बार अटेम्प्ट दे दे, इनको ताले में बंद कर दे, इनको दोबारा तो ठीक है। तो 3 चीजें जो आप करना चाहते हैं, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए, हर व्यक्ति का डिस्ट्रैक्शन अलग हो सकता है। किसी का टीवी, किसी को बहुत अच्छा एक डेली सोप देखना पसंद है, सास बहू का होता है, बहुत लोग को आते होती, मुझे नहीं है। आप ऐसे मत सोचे आपकी शादी हो गई तो मैम आप सास बहू वाला सीरियल मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो करके लाएंगे पक्का। हाँ, लिख के लेके आएंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश, ठीक है। और जो ऑनलाइन है वो भी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए